हेलो ऑल, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 की पोल साइंस का चैप्टर, जिसका नाम है जी संघवाद। और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करना, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, वैसे इसमें 6 क्वेश्चन है सिर्फ, और आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन कितना छोटा है। ठीक है, बस 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है कि सर आएगा नहीं आएगा, तो मैं आपको बताऊं, मैं कितनी बार चेक करवा चुका हूँ। ये जो वीडियो अपलोड हो रही है ना, इससे पहले से पहले वाली वीडियो, ठीक है, वो देखना आप। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले साल का पेपर भी मैच करवा दिया था। एक एक क्वेश्चन मैंने आपका फर्स्ट टर्म भी मैच करवा दिया था, और ये वाला जो एग्जाम है ना, वो भी मैच करवा दूंगा। अगर कोई सोच रहा है कि सर आपने जो पहले वाले चैप्टर थे वो अपलोड नहीं करे, तो वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और है ना, मैं एक बात और बता दूं यार, क्योंकि मेन पॉइंट स्टडी जाना ही अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वजह से है ना, जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा जाके मेरी पीडीएफ डाउनलोड करके लर्न करना शुरू कर देते हैं। गलत नहीं है ये, बट दिक्कत ये है कि बच्चे, आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर लिखा है कि संवाद, जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, एक वाला एक क्वेश्चन है कि जी संविधान क्या है, और संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तीनों सेम ही क्वेश्चन है, बट अगर आपने सिर्फ रट्टा मारा होगा तो आपको ये बात नहीं पता होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। और एक और बात, मैंने ना बुक की पीडीएफ भी ओपन कर रखी है। एक दो एमसीक्यू ऐसे है जो मेरे को लगता है मेरे को बताने चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो जी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले संघवाद क्या है? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्तर की सरकारें होती है। ठीक है, जैसे कि भारत, क्या भारत एक संघवाद देश है? आंसर इज यस, भारत एक संघीय देश है, संघवाद देश है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, और उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट भी है, स्थानीय सरकार भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी है? केंद्र सरकार है। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं जी, ये वाला समझ आ गया ना कि संघवाद क्या है? संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज्यादा स्तर की सरकारें होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है भारत। ओके, और है ना, सत्ता भी जो होती है ना, पावर भी जो होती है, इनमें बटी हुई होती है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ है, उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, और मैंने नोट्स के अंदर ही बता दिया था कि जी ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही जाएगा आपसे कि संघवाद की विशेषता बताओ। तो संघवाद की विशेषता क्या है? पहली तो यही है कि संघवाद में दो या दो से ज्यादा अधिक स्तर की सरकारें होती है। सेकंड पॉइंट है कि अलग अलग स्तर की सरकारों का मतलब एक ही नागरिक पर शासन करती है, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन पर उनका अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। सिंपल है, इस पॉइंट को आप ऐसे याद रखना कि अलग अलग जो अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती है, उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये पॉइंट आप इतना छोटा करके से याद कर सकते हो। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे दिल्ली की सरकार है, पंजाब की सरकार है, यूपी की सरकार है। क्या दिल्ली की सरकार यूपी के लोगों से टैक्स लेगी? क्या यूपी की सरकार दिल्ली के लोगों से टैक्स लेगी? नहीं। ठीक है, तो इनका अलग अलग जो है वो एरिया दे रखा है कि किस एरिया पे रूल करेंगे, किस एरिया पे नहीं करेंगे, किससे टैक्स ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते, किस एरिया के लिए कानून बनाएंगे, किस एरिया के लिए कानून न बनाएंगे। यस और नो, क्लियर हो गया? जैसे दिल्ली के अंदर जो है वो आप जानते ही हो कि बेसिक मैथ है और एडवांस मैथ है ना, स्टैंडर्ड मैथ है। बट ये आपको यूपी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये उनका इलाका अलग है और दिल्ली का इलाका अलग है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाता है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों का अधिकार संविधान में लिखे होते हैं। मतलब केंद्र सरकार का क्या अधिकार है, राज्य सरकार का क्या अधिकार है, ये सारा का सारा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और इनकी इनकी जो गारंटी होती है, मतलब एक तरह से इनके अधिकारों की गारंटी कौन करता है? हमारा संविधान करता है। यानी संविधान में ही बता रखा है कि जी इनकी ये पावर है और कोई भी इनकी पावर छीन नहीं सकता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। सर इतने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, हमें कितने करने हैं जी? आपको ना 6 पॉइंट याद करने हैं। एग्जाम के लिए तो 5 ही पॉइंट याद करने हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है संवाद की और संवाद की विशेषता बताओ। तो एक डेफिनेशन और 5 पॉइंट लिख दोगे तो काफी है, बट मैं 6 हमेशा बच्चों को एडवाइस करता हूँ, क्योंकि एक आधा दिमाग से पॉइंट निकल ही जाता है। तो इसलिए 6 पॉइंट याद करने हैं। मैंने इतने सारे, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे पॉइंट क्यों लिखे आपने? भाई मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा ना, मैं तो सारे पॉइंट लिखवाऊंगा आपको, है ना। बट हाँ, मैंने जैसे वीडियो में ही कह दिया आपको कि आप थोड़ा सा एक दो पॉइंट छोड़ सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ 5-6 पॉइंट लर्न करके जाना। ठीक है, बट मैं आपको पूरे बताऊंगा, क्या पता किसको कौन सा आसान लगे। नेक्स्ट है कि संविधान के मौलिक प्रावधान को किसी एक स्तर की सरकार बदल नहीं सकती। मतलब सरकार, जो संविधान के जो बहुत मेन पॉइंट होते हैं ना, उनको कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती। जैसे जीएसटी, पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हुआ था, तो क्या उसे सिर्फ केंद्र सरकार ने चेंज करा था? नहीं, उसने राज्य सरकार की भी परमिशन ली थी। ठीक है, तो ऐसे बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होनी चाहिए, तभी हो सकता है चेंज। ठीक है जी, क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं कि अगर किन्हीं दो सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाए, तो उस विवाद का निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर दो स्तरों के बीच में, जैसे केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद हो जाए ना, तो उसको सॉल्व करने का काम जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं कि वृत्त स्वायत्ता, क्या ना, कि किसी भी सरकार को, किसी स्तर की सरकार को
राजस्व है, यानी पैसे कहाँ से मिलेंगे, ये भी जो है वो पहले से निर्धारित किया गया होता है। और ये सारी की सारी चीजें संविधान में लिखी हुई होती है। जैसे कि दिल्ली के लोग जो टैक्स देते हैं वो दिल्ली की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है, दिल्ली की गवर्नमेंट के पास भी जाता है। ठीक है। तो क्या वो यूपी की गवर्नमेंट यूज करती है? नहीं। तो ये बता रखा है कि जी हाँ, कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन से टोल होंगे स्टेट गवर्नमेंट के जिससे उनको पैसे मिलेंगे। तो ये बात पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ताकि उनको वित्तीय स्वायत्ता रहे। स्वायत्ता का मतलब होता है ऑटोनॉमी रहे, उनको बार बार किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर मांगना ना पड़े। नेक्स्ट है कि हमारा जो संसदीय जो हमारा संघीय व्यवस्था होती है ना, उसके दोहरे उद्देश्य होते हैं। यानी संघीय व्यवस्था दो वजह से अपनाई गई है। पहली बात यह है कि देश की एकता बनी रहे, दूसरी बात है कि देश की क्षेत्रीय विविधता को सम्मान हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट आप ये भी कर सकते हो कि है ना, जो संघवाद होता है, संघवाद में एक व्यक्ति की जो होती है दो राजनीतिक पहचान होती है। एक जो होती है राज्य से रिलेटेड होती है, एक जो होती है वो देश से रिलेटेड होती है। अब मान लो, लेट्स से अज्यूम मैं एज ए इंडियन मैं आपसे पूछूं कि हु आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप बोलोगे कि सर मेरा नाम ये है और मैं इस राज्य का हूं, है ना। जब मैंने आपसे ये थोड़ा ना पूछा स्टेट का नाम, मैंने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आपने अपने स्टेट का नाम लिया। अब अगर सेम आप किसी और कंट्री में जाते हो और आपसे पूछता है कि हु आर यू और वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे कि जी मैं भारत से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो एक तरह से आप देखो, आपकी दोनों आइडेंटिटी है, इंडिया के अंदर स्टेट की है और इंडिया से बाहर जो है सेंटर की है। मतलब इंडिया से बाहर जो है एज ए इंडियन हो आप, तो दो आइडेंटिटी लेके चलते हो आप। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी अभी जब मैंने आपको बताया था कि संघवाद क्या होता है, जिसमें दो या दो से, और है ना, मेरी बातें सुनो। मेरी बातें सुनो का मतलब है कि अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो वैसे ही आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी मैं बात आपको क्लियर कर दूं। ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, वो ज्यादा टफ होता है। ठीक है। बिना कुछ समझे जब आप बिल्कुल लाइन को लर्न करना शुरू करते हो ना, तब आपको लगता है यार इसका मतलब है क्या, समझ ही नहीं आ रहा, बट छोड़ो, हम तो रट्टा मार लेते हैं, एग्जाम में तो यही आएगा, आएगा भी वही। बट है ना, जब रट्टा मारते हो ना, इक्का दुक्का वर्ड है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे यार सशक्त था, क्या था, संविधान था। तो इसलिए ना, मेरी बात सुनो बच्चे, और वही लिख के आओ। ठीक है। मैं आपको बता दूं, बना के भी लिख के आओगे ना, 5 में से 4.5 नंबर मिलेंगे। बट हाँ, बिल्कुल लाइन का मतलब चेंज मत कर देना। ठीक है। चलो जी, अभी अभी मैंने आपको बोला था कि केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो राज्य सरकार है वो कम पावरफुल है। ठीक है। एक चीज और है यार, मैं एक क्वेश्चन, हाँ चलो दे रखा मैंने क्वेश्चन। चलो, अच्छा, सर ठीक है, हमें समझ आ गया कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। अच्छा जी, ये हमें कैसे पता चलता है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है? तो देखो, हमारे संविधान के अंदर ना कुछ चीजें बता रखी है, हमारे संविधान के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई है जिससे हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है, मैं भी बताऊंगा कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, इनका आंसर मैं आपको आराम से बताऊंगा कि राज्यपालिका की भूमिका को लेकर कौन कौन से विवाद है, और बहुत से प्रदेश जो है राज्यपालिका की भूमिका को लेकर खुश नहीं है। तो राज्यपाल के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, बट पहले इन दोनों वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब फिर सर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, थोड़े से अलग है, इसी वजह से मैंने इसको एक ही में आंसर लिखा है। वैसे पूरे अलग नहीं है, थोड़े से अलग है, बट मैं अभी आपको बताऊंगा। बट पहले ये सुनो, किन प्रावधान से पता चलता है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या चीजें लिखी हुई है, हमारे संविधान में ऐसी क्या चीजें लिखी हुई है जिससे हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। और यही लिखा है, प्रावधान की व्याख्या करें जिससे पता चलता है केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। अब है ना, आप आंसर को देखोगे ना, आपको लगेगा डर, सर इतना बड़ा आंसर। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं बोलूंगा बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा बड़ा सिंपल है। देखो, केंद्र सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी राज्य के एरिया को कम कर सकती है या ज्यादा कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, दो राज्य को मिला सकती है, और साथ में किसी एक राज्य को दो अलग अलग हिस्सों में भी बांट सकती है। तो इससे हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। अच्छा ये बताओ, क्या दिल्ली की सरकार चाहे तो वो बोल सकती है कि नहीं जी, अब तो यूपी जो है वो यूपी के 3 अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे, हम 3 अलग अलग यूपी के अंदर से 3 अलग अलग स्टेट बनेंगे? क्या ऐसा कर सकती है दिल्ली की गवर्नमेंट? द आंसर इज नहीं। केंद्र सरकार कर सकती है, यस। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावरफुल है। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? मैं बार बार दिल्ली का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है ना। चलो, वैसे तो ये बात बच्चों को पता होगी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। ठीक है सर, पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट है कि केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है, ये हमें पता कैसे चलता है? क्योंकि आपातकालीन प्रावधान जो होते हैं ना, वो केंद्र सरकार के ही अंडर आते हैं। मतलब इमरजेंसी जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार लगा सकती है, और जब इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाया जाता है ना, तो सारी की सारी पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। इससे भी हमें पता चलता है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है।
ठीक है। जब हमारे इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, तो उस टाइम सारी पावर जो है वो केंद्र सरकार के पास, या मैं सीधा सीधा बोलूँ तो इंदिरा गांधी जी के पास आ गई थी। राज्य का कुछ नहीं चल रहा था, सारी पावर जो है वो केंद्र सरकार यानी इंदिरा गांधी के पास आ गई थी। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि हाँ जी, केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है। ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य स्थितियों के अंदर भी केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होती है। जैसे कि जो केंद्र सरकार के पास जो आप कह सकते हो कि आय के ना साधन जो होते हैं ना, वो राज्य सरकार से ज्यादा होते हैं। अच्छा, मैं आपको इसका सिंपल मतलब समझाता हूँ। जो आप इनकम टैक्स देते हो ना, वो सारा किसके पास जाता है? सेंटर के पास जाता है। आप जो जीएसटी देते हो ना, उसका मेजर पोर्शन किसके पास जाता है? सेंटर के पास जाता है। मतलब मैक्सिमम जो टैक्स जो भी मिलता है ना, वो मैक्सिमम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इससे भी पता चलता है हमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। जैसे नो। और नेक्स्ट ये वाला बताऊंगा, और ये वाला अभी मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें राज्यपाल से रिलेटेड है। ये मैंने बोला था ना नीचे वाले दो, तो अब आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद जो है वो 257 हमारे संविधान के अंदर दे रखा है। वो ये बताता है कि राज्य की जो कार्यपालिका होगी ना, वो संघ की कार्यपालिका से कम शक्तिशाली होगी, बल्कि वो संघ की कार्यपालिका के लिए काम करेगी। इसका क्या मतलब है? देखो मैं समझाता हूँ। दिल्ली का एग्जांपल नहीं लेते क्योंकि दिल्ली में नहीं है, बट मैं आपको बता दूं जो अलग अलग, जैसे यूपी हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, इनके अंदर क्या होता है कि इनकी भी ना स्टेट पुलिस का एक हेड होता है। ठीक है। जैसे इसको ना पीसीएस कहते हैं, आपने सुना होगा, पीसीएस का भी एग्जाम होता है ना। और एक होता है आईपीएस का एग्जाम, या मैं बोलूँ यूपीएससी का एग्जाम। ठीक है। अब जो यूपी व पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, वो स्टेट स्टेट के हेड के लिए होते हैं। और जो यूपीएससी होता है वो सबके लिए, सेंटर के लिए होता है। ठीक है। अब देखो यूपीएस में आईएएस आईपीएस वगैरह आते हैं, और पीसीएस के अंदर जैसे राजस्थान का पीसीएस को आरएएस कहते हैं, आरएएस का एग्जाम होता है। समझ गए ना आप? मेरी बात सुनो। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होता है, कार्यपालिका होती है, वो कम पावरफुल है। उसके पास इतनी शक्ति नहीं है। केंद्र के जो कार्यपालिका उसके पास ज्यादा शक्ति है। ये बताता है हमारा अनुच्छेद 257। पता है क्या? अगर राज्य चाहे ना तो अपने पीसीएस ऑफिसर को हटा सकती है, चेंज कर सकती है। ठीक है। बट ऐसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के आईपीएस आईएएस के साथ नहीं कर सकती। वो सिर्फ उनका तबादला कर सकती है। तबादला मतलब ट्रांसफर कर सकती है सिर्फ उनका। उनको हटा नहीं सकती। वो सिर्फ सिफारिश कर सकती है, प्रेसिडेंट को बोल सकती है कि भाई हटा दो, हटा दो। है ना। वो हटा नहीं सकती एक्चुअल में। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो ये सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए ना? तो यही आपको लिखने हैं। ठीक है। आई होप ये बात आपको सारी की सारी क्लियर हो गई हो। ओके। एक चीज और है, अब मैं बताता हूँ आर्टिकल 250, ये वाला कि राज्यपालिका का राज्यपाल है क्या। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये वाला पॉइंट इसके अंदर क्या लिखा है, बताता हूँ। राज्यपाल होता क्या? देखो, केंद्र सरकार, जैसे हर स्टेट में सीएम होता है ना, हर स्टेट में सीएम होता है, बट मैं आपको बता दूं सीएम के अलावा भी एक बंदा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं गवर्नर। हर स्टेट का गवर्नर होता है। और एक गवर्नर कौन होता है? ये गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार चुनती है। और ये बिना इलेक्शन के चुना जाता है, इसको लोग वोट देकर नहीं चुनते। ठीक है। और अगर ये चाहे तो वो जो स्टेट की जो विधायिका होती है ना, उसको बंद करवा सकता है। और वो चाहे तो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को लेटर लिख के, ठीक है, रिकमेंड कर सकता है। ये बोल सकता है कि हमारे राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, कार्यभार जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो आर्टिकल 356 का यूज करके। एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है, पिछले साल आया भी था कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 356, 356। ठीक है। तो अब ये विवाद है क्योंकि अब इससे पहली बात तो ये समझ आ गया ना कि इससे हमें ये पता चलता है केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो क्या करती है? केंद्र सरकारी गवर्नर को चुनती है, और जो गवर्नर है वो चाहे तो किसी भी राज्य की जो विधायिका है उसको डिसबैंड कर सकता है, बंद करवा सकता है, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी रिकमेंडेशन दे सकता है। तो इससे हमें पता चलता है केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। ऐसा स्टेट नहीं कर सकती। स्टेट नहीं कह सकती भाई केंद्र सरकार को हटाओ, वो नहीं कर सकती ऐसा। ठीक है। तो इससे पता चलता है हमारे पास जो केंद्र सरकार है वो ज्यादा पावरफुल है राज्यपाल के मामले में भी। गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं। अब दोबारा से सर इसी क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यपाल की भूमिका पर विवाद क्यों उठे हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे स्टेट की जो गवर्नमेंट है या सीएम वगैरह वो बोलते हैं कि राज्यपाल को लोगों ने थोड़ा ना चुना है। तो इसको लेकर विवाद चलता रहता है। दूसरी बात कि राज्यपाल के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट की जो विधायिका उसको डिसबैंड भी करवा सकता है, बंद करवा सकता है, और साथ में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इसी चीज को लेकर बहुत सारे राज्य जो हैं वो गुस्सा रहते हैं कि भाई इतनी पावर है राज्यपाल के पास, ये तो हमारे लिए दिक्कत है। तो इसीलिए इसका जो जो आप कह सकते हो कि उसकी भूमिका पर बहुत ज्यादा विवाद उठते हैं। ठीक है। बाकी वैसे इसकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और है ना, अभी लिंक वगैरह काम नहीं कर रहा। वैसे मैं बता दूं कि टेलीग्राम चेक कर लेना। ठीक है। मेन पॉइंट स्टडी 11th लिखोगे ना आप, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर चले जाना, पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखो, आज शायद आपको पीडीएफ ना मिले, अभी मेरी बातें सुनो, अभी इसको ऐसे ही लर्न करना। कल जो है वो सुबह के टाइम में, क्योंकि आज संडे है, मैंने बहुत फ़ोन करा, वो
कंपनी वालों को, कहते नहीं आज नहीं दे सकते, ये है वो है, ठीक है ना। तो इस वजह से बाकी जो भी है पीडीएफ वगैरह, अगर बात करके देख लूंगा, अगर वो बोले डायरेक्ट कर दो पीडीएफ तो मैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है जी। चलो जी, आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गए ना। अब राज्यपाल वाला भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन आता है राज्यपाल वाला। अब राष्ट्रपति शासन, ये तो मैं बता चुका हूँ 356 के उस पे है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अभी अभी हमने देखा कि भारत के अंदर राज्य केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर सबसे जो नीचे वाली छोटी सरकार है जिसको हम कहते हैं स्थानीय सरकार। और नेक्स्ट वाला चैप्टर हमारा स्थानीय सरकार का ही है। तो केंद्र सरकार मैंने अभी अभी बताया कि ज्यादा पावरफुल है। अच्छा सर, क्या हर स्टेट में केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल होती है? नहीं, बहुत सारे स्टेट है जिसमें बहुत सारी कंट्री हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को भी ज्यादा पावर दे रखी है, या बराबर पावर दे रखी है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के बराबर पावर दे रखी है राज्य सरकार को। तो सर भारत ने केंद्र सरकार को इतनी पावर क्यों दी? भारत भी चाहता तो वो भी राज्यों को ज्यादा ज्यादा पावर दे सकता था, उसने केंद्र सरकार को ज्यादा पावर क्यों दी जब भारत का संविधान बन रहा था? तो भारत का जब संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान में केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां इसलिए दी ताकि भारत की विविधता, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तो एकता बनी रहेगी, दूसरी बात है कि भारत में अलग अलग लोग रहते हैं, और अगर राज्य को ज्यादा पावर दे दी तो क्या पता वो अलग होकर अलग देश बना ले, तो ऐसा विखंडन ना हो भारत का। तो इसी वजह से केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाया गया, ताकि जो केंद्र सरकार है वो क्या कर सके, पूरा का पूरा कंट्रोल रख सके। और दूसरी बात है क्या ना, आप ये भी लिखना, ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो। देखो एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है 2-3 पॉइंट का, बट ये 4 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको इतनी सारी चीजें बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने 6 नंबर में दे रखे हैं, वो 2 में भी आ सकता है। तो ये इसलिए मैं सारी की सारी चीजें समझाता हूँ, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना आपको। तो दूसरी बात है कि भारत में केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां इसलिए दी है ताकि एक ऐसा विकास हो सके जो पूरे देश के लिए हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, अगर मान लो झारखंड है, झारखंड के अंदर आपको पता है कोयला है, अगर राज्य सरकार को ज्यादा पावर दे रखी होती ना तो सारा कोयला झारखंड की गवर्नमेंट खुद ही यूज करती। बट क्योंकि अब केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है तो उसने उस झारखंड के कोयले को पूरे के पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज किया। यस और नो? मैंने एग्जांपल झारखंड का ले लिया, पर हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो सबके डेवलपमेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संघवाद की व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम है, क्या तनाव है, ठीक है। और ये स्वायत्ता को लेकर क्या क्या मांग उठी है, और स्वायत्ता को लेकर क्या क्या मांग उठी है, तीनों एक ही क्वेश्चन है। बट पहले मैं ना इससे पहले लास्ट वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है। तो आपको क्या लिखना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है वो हमारे हमारे संविधान के अंदर जो अनुच्छेद, याद रखना अनुच्छेद 7, क्या बोला मैंने, अनुच्छेद 7 है ना, उसके अंदर जो है हमारी केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसमें 3 सूचियां दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और एक और है जिसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां अभी मैं बताऊंगा, बट पहले ये सुन लेते हैं। तो सर संघ सूची क्या होती है? संघ सूची बेसिकली संघ सूची में वह सारे विषय आते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आर्मी, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, है ना। क्या दिल्ली की अलग से कोई करेंसी है? नहीं ना, नोट नहीं है ना दिल्ली का, यूपी का कोई अलग से नोट है? नहीं, पूरे इंडिया का एक ही नोट है। तो जो नोट से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड जो भी काम होता है ना, जो भी रूल बनाने का काम होता है, वो संघीय सरकार का होता है, यानी केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। और वो संघ सूची का टॉपिक है। राज्य सूची क्या होती है? वह सारे के सारे टॉपिक जिन पर सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है वो कानून बना सकती है, इसको कहते हैं हम क्या, राज्य सूची, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, एक सूची ऐसी है समवर्ती सूची, जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। सर दोनों कानून बना सकते हैं मतलब राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी। परंतु अगर दोनों ही कानून एक साथ बना दे तो केंद्र सरकार का कानून चलेगा, ठीक है। अब सर अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? अवशिष्ट शक्तियां बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा संविधान बना था तो बहुत सारी चीजें नहीं थी, जैसे साइबर क्राइम, साइबर हैरेसमेंट, है ना, इंटरनेट बुलिंग, है ना, और ये सारे के सारे बैंकिंग फ्रॉड वगैरह, साइबर फ्रॉड, ये सारी चीजें नहीं थी, बट ये बाद में आई है। तो इनको अवशिष्ट शक्तियों में ऐड किया गया है, ठीक है। और इस पर कानून बनाने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है, ठीक है। चलो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? राज्य सूची कानून बनाती है। बट मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, मैंने बोल दिया कि सिर्फ राज्य सरकारी कानून बना सकते हैं। देखो 99.9999% जो है वो राज्य सूची पर राज्य सरकारी कानून बनाती है। बट मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार चाहे तो वो राज्य सूची पर भी किसी भी टॉपिक पर कानून बना सकती है, और ये भी
एक पावर है, ये भी एक पावर है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार की राज्य सूची पर भी कानून चाहे तो बना सकती है। हमेशा नहीं, मतलब वो पता है क्यों नहीं बनाती, कि विवाद हो जाता है, फिर राज्य सरकार बोलती है भाई आप तो इंटरफेयर कर रहे हो, तो इस वजह से वो नहीं करती है ऐसा। पर अगर करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है जी। अब आ जाओ जी इस चैप्टर के सबसे बढ़िया क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारे संघवाद के अंदर तनाव बताइए। संघवाद के अंदर क्या क्या तनाव है? 4 तनाव है हमारे संघवाद के अंदर। ठीक है। ठीक है। पहला जो तनाव है वो तो अभी अभी हमने ऊपर देख ही लिया था, किस चीज को लेकर जो है वो लड़ाई चलती रहती है हमारे संघवाद के अंदर, वो है राज्यपाल की भूमिका को लेकर। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका को लेकर। और ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि राज्य सरकार बोलती है कि भाई तुमने राज्यपाल को इतनी पावर दे रखी है, वो चाहे तो राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है और वो डिसबैंड भी करवा सकता है हमारी विधायिका को। एक इस चीज को प्रॉब्लम लेकर चलती रहती है हमारे संघवाद में। दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारे संघवाद में चलती रहती है, दो राज्यों के बीच में भी, यानी अंतर राज्यों के बीच में भी विवाद चलते रहते हैं। ठीक है सर, अंतर राज्यों के बीच में विवाद कैसे चलते रहते हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एरिया को लेकर विवाद चलते रहता है। जैसे एक एरिया है जिसका नाम है बेलगाम, और ये मैं भाई कोई भी चीज याद रखना, जो भी मैं बताता हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बना के बोल रहा हूँ, ये लिखना है एग्जाम में, ये बेलगाम दे रखा है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ये बताओ कि बेलगाम जो है वो किन दो राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है बेलगाम के इलाकों को लेकर? वो है जी महाराष्ट्र और हमारा कर्नाटका। ठीक है, नदी को लेकर भी विवाद चल, और एक और जगह है जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ को लेकर भी आपको पता है हरियाणा और पंजाब के बीच में लड़ाई चलती रहती है ना? क्योंकि अब मैं आपसे पूछूं चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है, किसकी राजधानी है, आप क्या बोलोगे? हरियाणा, मैं बोलूंगा पंजाब। दोनों ही ठीक है, दोनों की ही कैपिटल है। और रिवर को लेकर, रिवर के पानी को लेकर भी लड़ाई चलती रहती है, किसके बीच में? किसके बीच में? हमारे तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, है ना? कावेरी नदी को लेकर। और हमारा महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया, तो उसमें नर्मदा रिवर को लेकर, मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश हो गया राजस्थानी, मध्य प्रदेश को लेकर मध्य प्रदेश में जो हमारी नर्मदा रिवर है उसको लेकर लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, और मणिपुर और नागालैंड में भी जगह को लेकर जो है वो लड़ाई चलती रहती है। तो ये दो हो गए। इसमें हमारा देखो, एक राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन हो गया, अंतर्राज्यीय जो विवाद हो गया, ये दोनों के दोनों पॉइंट हो गए। ठीक है, और अंतर्राज्यीय विवाद हो गया हमारा, जैसे कर्नाटका का वो पूरा का पूरा हमने देखा था। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक तो अच्छा, ये मैंने 2 बार लिख दिया, मैं वही सोचूं यार ये दो दो बार नहीं है, मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, एक ही है ये। ठीक है, चलो। और एक और चीज़ है जिसको लेकर विवाद चलता रहता है। ठीक है, एक और चीज़ है जिसको लेकर विवाद चलता रहता है, वो है कि केंद्र राज्य संबंध को लेकर। ठीक है, कभी कभार क्या करते, बेसिकली इसमें भी है ना 3 टॉपिक आते हैं। एक तो वित्तीय स्वायत्तता को लेकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में भी तनाव चलते रहते हैं, कभी कभी पैसे के मामले में, कभी कभी प्रशासन के मामले में, कभी वो भी सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे के मामले में। ठीक है, केंद्र सरकार है ना कभी कभार मतलब राज्य सरकार बोलती है कभी कभार कि भाई हमें है ना बार बार आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं, आप है ना हमारे सोर्सेज बढ़ाओ। मतलब जो संविधान के अंदर जो हमें बोला गया है कि हमको यहाँ यहाँ से टैक्स मिलेंगे, आपको यहाँ से टैक्स मिलेंगे, आपके टैक्स वाले पॉइंट ज्यादा लिखे हैं, हमारे कम लिखे हैं, उसको चेंज करो। तो इस चीज को लेकर डिमांड उठती रहती है। कभी कभी प्रशासनिक स्वायत्तता को लेकर डिमांड उठती रहती है। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केंद्र के जो ऑफिसर होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होती है, आईपीएस आईएएस, तो उसको लेकर भी डिमांड उठती रहती है कि भाई हमको थोड़ी ज्यादा पावर दो, हमारे बंदों को, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उनको ज्यादा पावर दो। इसको कहते हैं प्रशासनिक स्वायत्तता को लेकर। और कभी कभी सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे भी बड़े उठते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा को लेकर काफी विरोध है, खासकर तमिलनाडु के अंदर। तो वहां पर चलता रहता है कि भाई हिंदी को तो खत्म ही करो, मत खत्म तो नहीं, मतलब हमारी भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, है ना, हिंदी को कम इंपॉर्टेंस दो। तो इसको लेकर सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे भी जो है वो उठते रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में इन चीजों को लेकर जो है वो दिक्कतें चलती रहती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो यही थे जी सारे के सारे क्वेश्चन, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब एक छोटी सी चीज मैं तो पीडीएफ हो गई, ये बुक की पीडीएफ से 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। पहली बात तो ये याद रखना, ये हमारे, ये मैंने संघवाद की ही खोल रखी है ना, नहीं नहीं स्थानीय सरकार की है। चलो, मैं वैसे ही बता देता हूँ संघवाद में क्या क्या थी। एक है ना पिक्चर दे रख, चलो यार पिक्चर की है ना मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अलग से बताने का कोई सेंस नहीं बनता। बट इसके अंदर जो है ना वो मेन है, एक आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 1 में। ठीक है, आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। और ये जो मैंने आर्टिकल 257 बताया था ना, मैंने आपको बोला था कि ये वाला,
कि जी हाँ, केंद्र सरकार जो होती है उसके ऑफिसर ज़्यादा पावरफुल होते हैं, राज्य तो ये हमारा आर्टिकल 257 में लिखा हुआ है। तो ये भी एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। ठीक है? बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वाला जो हमारा स्थानीय सरकार है, एक ये रहता है स्थानीय सरकार वाला, और एक हमारा वो फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो बाकी रहते हैं। ठीक है? तो वो हो जाएंगे, आज ही अपलोड हो जाएंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।